एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना हुआ आसान, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चन पर्यावरण से और 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से। डेली यह क्लास होगी, रात के 9 बजे होगी। बिल्कुल इस क्लास को नहीं भूलिएगा आप लोग, चाहे अगर आप समय पर नहीं देख पाते हैं तो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्लास को आपको ज़रूर देखना है। यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें के सारे क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आज से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, बहुत सारी चीज़ें नई भी जानकारी आपको मिलेगी। तो यह क्लास आपके बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को आप ज़रूर देखिएगा और डेली इस क्लास को देखना है, ठीक है। आइए समझते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप कमेंट करिएगा। अगर आप 9 बजे जुड़ते हैं तो आप कमेंट करके ऑप्शन को क्लिक किया करें कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप बाद में देखते हैं तो आपके पास अगर OMR सीट है तो आप OMR सीट ले लीजिए, नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। नहीं, 30 रुपये की OMR सीट पूरी एक तरीके से 30 पेज या 35 पेज की आ रही है इस समय, ठीक है। तो उसको ले लीजिएगा और उसमें आप क्या करिएगा, गोला फिल करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बन जाएगी OMR सीट को फिल करने में। चलिए आइए समझते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि भाषा विकास के लिए, दूसरा ऑप्शन है यौन विकास के लिए, और तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के लिए, और चौथा ऑप्शन है सामाजिक विकास के लिए। मुझे लगता है इस प्रश्न को सभी छात्र दे सकते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्र दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जीन पियाजे साहब जो है मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब जीन पियाजे जी के बारे में बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए जीन पियाजे साहब ने क्या किया है कि जीन पियाजे साहब ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था इन्होंने कौन सी बताई है, पहली अवस्था इन्होंने बताई है संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी अवस्था बताई है, तो संवेदी पेशी अवस्था इन्होंने बताई है, और जिसमें जो है एक तरीके से जन्म से लेकर यानी 0 से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। तो संवेदी पेशी अवस्था इन्होंने बताया है, जिसे क्या बोला जाता है अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो दूसरी अवस्था कौन सी इन्होंने बताई है, तो दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में इन्होंने बताई है। और यह कब से कब तक मानी जाती है कि, तो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। पहले कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था। इसकी ट्रिक भी मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए पहली अवस्था कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो तीसरी अवस्था कौन सी है मेरे प्रिय साथियों, तो तीसरी अवस्था कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी अवस्था कौन से है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो 7 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या माना जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। और चौथी अवस्था कौन सी है, तो चौथी अवस्था कौन सी है, तो चौथी अवस्था कौन सी है, औपचारिक। कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या है, एक तरीके से 12 वर्ष के बाद तक की। तो 12 वर्ष के बाद तक की अवस्था को क्या माना जाता है, यानी कि 12 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था कह सकते हैं। तो वयस्क अवस्था तक की कौन सी अवस्था मानी जाती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए 4 अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया। पहली अवस्था कौन सी हमने आपको बताया, तो संवेदी पेशी अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था को हम चाहें तो यस से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी हमने आपको बताया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम क्या कर सकते हैं, पी से डिनोट कर सकते हैं। फिर तीसरी हमने आपको क्या बताया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसे एम से डिनोट कर सकते हैं। और चौथी हमने आपको बताया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसे हम ए से डिनोट कर सकते हैं। देखिए तो अगर हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो जीन पियाजे साहब की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को SPMA के नाम से आप जान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे यहाँ का जो SP है उसने क्या किया है, यानी कि मेरे ज़िले का जो SP है उसने क्या किया है, MA पास किया है, ठीक है। MA पास करके वो SP बन गया है, ठीक है। तो इसको अगर आप याद करना चाहें तो जीन पियाजे साहब की बातों को आप याद कर सकते हैं कि जीन पियाजे साहब ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया है वो हमारे यहाँ की SP जो हैं उन्होंने MA पास किया है, ठीक है। तो हमारे ज़िले का SP जो है उसने क्या किया है,
MA पास किया है। ठीक है, तो S फॉर संवेदी पेशी अवस्था, P फॉर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, M फॉर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, A फॉर आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, प्रशिक्षण का अंतरण जो होता है प्रत्यायोजित कह सकते हैं इसे, तो उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है, क्षैतिज अंतरण कहा जाता है, द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को कई छात्रों ने हमसे पूछा था, तो आज मैं इसका क्लियर करूंगा। देखिए बात करते हैं, तो अगर इसका आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। देखिए द्विपार्श्विक अंतरण का मतलब ये हो जाता है कि एक स्वस्थ मानव, चलिए ऐसे समझिएगा, मान लीजिए इसको ऐसे समझिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। मेरी बात को समझिएगा गौर से। देखिए मान लीजिए ए नामक का एक व्यक्ति है और बी नामक का एक व्यक्ति है। ठीक है, ए नामक एक व्यक्ति है और बी नामक एक व्यक्ति है। ए नामक व्यक्ति के क्या हुआ है कि शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका हृदय खराब हो गया, यानी कि इसका हार्ट खराब हो गया है। ठीक है, और बी नामक का एक तरीके से कह सकते हैं इसका सब कुछ ठीक ठाक है। तो इसका जो स्वस्थ शरीर है, इसके स्वस्थ शरीर से एक तरीके से जो एक तरीके हृदय जो है इसका खराब हुआ है, इसके हृदय को प्रत्यायोजित किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है कि द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। मतलब कि कह सकते हैं कि एक स्वस्थ शरीर और क्रियाशील, एक तरीके से एक स्वस्थ शरीर से दूसरे जहाँ से प्रभावित, जहाँ कोई दूसरा अंग प्रभावित है वहाँ पर दूसरा अंग को क्या कर देते हैं? प्रत्यायोजित कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। तो द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने क्या किया, बी का जो हृदय था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, तो उसके हृदय को निकाल कर हमने क्या कर दिया, ए के जो हृदय था खराब था उसमें लगा दिया, यानी उसके शरीर में हमने बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया। तो उसी को क्या कहा गया है? द्विपार्श्विक अंतरण कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और मुझे लगता है आज काफ़ी लोगों को पहली बार ये जानकारी मिली होगी कि द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये है तीसरा प्रश्न। देखिए इसमें क्या होता है, इसका क्वेश्चन क्या कहता है, यानी तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। बहुलांक या मध्यमान या माध्यमांक या मानक विचलन कहा जाता है। जल्दी से इसको बताइएगा, जल्दी से इसे बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कहा जा रहा है कि एक तरीके से दिए हुए प्राप्तांकों को, मतलब जितना प्राप्तांक दिया गया है और जो प्राप्तांक प्राप्त हुआ है, यदि अधिक बार वही चीज़ें आती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुलांक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुलांक कहेंगे। इस बात को बहुलांक कहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहला ऑप्शन इज राइट दोस्तों, पहला ऑप्शन इज राइट दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्या है, एक तरीके से इसको अगर समझना है तो जिसमें क्या होता है कि प्राप्तांकों के समूह में क्या कहा गया है? प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक प्राप्त हुआ है इसे सांख्यिकी भाषा में बहुलाक कहते हैं। क्या कहा जाता है? बहुलाक कहा जाता है। तो यह एक सांख्यिकीय भाषा है। ठीक है, अगर आप इसे कहना चाहें तो यह एक स्टैटिकल भाषा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पावलोव साहब ने किया था, स्किनर साहब ने किया था, थॉर्नडाइक साहब ने, कोहलबर्ग ने दिया था। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। क्रिया प्रसूत, देखिए क्रिया प्रसूत के अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत की बात करते हैं, तो क्रिया प्रसूत के सिद्धांत की बात करते हैं तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दरअसल क्या हुआ था कि क्रिया प्रसूत का तात्पर्य क्या हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। देखिए क्रिया प्रसूत का मतलब ये हो जाता है कि उस कार्य व्यवहार में होता है जिसे प्राणी क्या होते हैं, सीखते समय करता है। देखिए उस कार्य व्यवहार से होता है, क्रिया प्रसूत का मतलब ये कहता है उस कार्य व्यवहार से होता है जिस कार्य को हम करते हैं
ठीक है, और जिसमें हम क्या करते हैं, उस कार्य को करते समय जो हम सीखते हैं उसी को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, या क्रिया प्रसिद्ध अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हमें एक तरीके से अडोप्टेशन मिलता है, और इस सिद्धांत को किसने दिया है, स्कीनर महोदय ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत और विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और उसके बाद बात करते हैं विकास का मनोसामाजिक विकास। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि अल्बर्ट बंडूरा साहब ने किस सिद्धांत से किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि अल्बर्ट बंडूरा साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत में इन्होंने एक तरीके से व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों को एक सेतु के बीच बताया। मतलब एक तरीके से इन्होंने बताया है कि एक व्यवहारवादी जो सिद्धांत होता है और जो संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है, ये दोनों क्या करते हैं, एक तरीके से सामाजिक सिद्धांत को एक सेतु का काम करते हैं। सामाजिक सिद्धांत का एक सेतु यानी एक पुल का काम करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो इससे क्या होता है कि ध्यान, एक तरीके से ध्यान करने की प्रेरणा मिलती है, स्मृति याद करने की प्रेरणा मिलती है, और सीखने की प्रेरणा हमें मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अल्बर्ट बंडूरा साहब किस सिद्धांत से संबंधित रखते हैं या किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने। पहला ऑप्शन है विने साइमन ने, दूसरा ऑप्शन है स्टर्न ने, और तीसरा ऑप्शन है टर्मन साहब ने, और चौथा ऑप्शन है सिरिल बर्ट ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी छात्र दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ाया भी है, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में पढ़ते हैं। तो मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, तो विने साइमन साहब ने दिया था। विने साइमन ने मानसिक आयु बालक की सामान्य मानसिक योग्यता को बताती है। ठीक है, इन्होंने एक तरीके से क्या बताया है कि सामान्य मानसिक योग्यता जो होती है बालक की आयु जो होती है वो दर्शाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, तो विने साहब ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की बात करते हैं कि इस प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। कौन सा सीखने का नियम नहीं है। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है तनाव का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम, और चौथा है अभ्यास का नियम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि सीखने के नियम में कौन सा नियम नहीं एक तरीके से है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, तनाव का नियम कभी भी सीखने के नियम में नहीं आएगा। अगर तनावपूर्ण आप कोई चीज़ें सीखते हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा व्यवहारिक रूप से भी आप सॉल्व करना चाहते तो आप सॉल्व कर सकते थे कि सीखने के नियम में देखा जाए तो तनाव का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि तत्परता का नियम लागू होगा, बिल्कुल एक तरीके से लागू होगा। ठीक है, और प्रभाव का नियम भी लागू होता है, अभ्यास का नियम भी लागू होता है, लेकिन कहीं से कहीं तक इसकी चर्चा नहीं की जाती है कि तनाव का नियम भी सीखने के नियम में लागू होता है। चलिए अब आइए समझ लेते हैं कि सीखने के कितने नियम हैं। देखिए, देखा जाए तो सीखने के 3 नियम हैं। एक तरीके से इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला नियम कौन सा है, तत्परता का नियम है, और दूसरा नियम है कौन सा, प्रभाव का नियम, और तीसरा नियम है अभ्यास का नियम। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एक तरीके से कि सीखने के कितने नियम हैं, तो सीखने के 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, अब इस नियम को किसने प्रतिपादित किया है, तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो इसका प्रतिपादन किया है किसने, तो थॉर्नडाइक महोदय ने इसका प्रतिपादन किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के 3 नियम बताए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है पावलोव साहब का, कि सीखने के संबंध में देखा जाए तो किस पर पावलोव साहब ने एक तरीके से प्रयोग किया था। बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर किया था, बंदर पर किया था और चूहे पर किया था। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, कुछ लोगों को याद होगा तो जल्दी से वो बता लेंगे, नहीं याद होगा जो देखिए हर एक सिद्धांत के एक एक पॉइंट यानी की पॉइंट आप निकाल लीजिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करिए, की पॉइंट निकालिए सभी सिद्धांतों से एक एक की पॉइंट निकाल लीजिए। वही की पॉइंट आपको काम देने वाला है। आप जितना पढ़े हैं वो भूल जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है सभी भूल जाते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हर एक चीज़ का की पॉइंट होना चाहिए, तब आपको पढ़ने और समझने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सीखने से संबंधित क्रिया पर पावलोव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो पावलोव साहब ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिस पर उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और यह सिद्धांत इन्होंने कब दिया था, पहली बात ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था 1904 में दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से भोजन को दिखाकर, अगर मैं इसकी कहानी थोड़ा सी याद दिलाऊँ तो भोजन को दिखाकर एक तरीके से कुत्ते के मुंह में लार लाना, एक तरीके से इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। अब आप जोड़ लिए होंगे। ठीक है, ठीक, तो इसकी कहानी को अगर आपको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा बाद में। ठीक है, ज़्यादा मैं अगर इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा तो फिर समय ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो थार्डाइक साहब ने दिया था, कोहलर साहब ने दिया था, पावलोव साहब ने दिया था और वुडवर्थ साहब ने दिया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर सभी छात्र दे सकते हैं। तो इस सिद्धांत को दिया था, किसने दिया था, कोहलर साहब ने दिया था। चलिए इसका आंसर भी मैंने बता दिया। तो सूझबूझ का सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें सीखने पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो उसको किसने दिया है, कोहलर साहब ने दिया है। दरअसल चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो कोहलर साहब जो थे एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। चलिए कोहलर साहब के बारे में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए कोहलर साहब जो थे, एक तरीके से इनके बारे में बात करते हैं तो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। पहली बात ध्यान रखिएगा। तो कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में कौन आते हैं, तो कोहलर साहब आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बात है आपने इनके बारे में देखा। दूसरी बात करते हैं इनके बारे में। तो इसमें क्या हुआ है कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह से समझ या सीख लेता है। देखिए इस पर इन्होंने क्या किया था, कोहलर साहब ने क्या किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी को क्या दिया था, ठीक है, जैसे कि इसमें 2-3 सिद्धांत हैं। जैसे चिंपैंजी के सामने इन्होंने एक परिस्थिति उत्पन्न की थी कि जैसे चिंपैंजी जो है, एक परिस्थिति समझ लीजिए, मान लीजिए चिंपैंजी है और वो जेल में बंद हुआ है, तो उसके सामने, और उसे भूख लगी हुई है, तो उसके सामने एक परिस्थिति इन्होंने उत्पन्न की और परिस्थिति की थी कि सामने केला रखा था। ठीक है, तो चाहे इस माध्यम से समझ लीजिए, चाहे एक दूसरा माध्यम आप समझ लीजिए कि इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से केला रखा था और चिंपैंजी ने और उसी जेल के अंदर छड़ी रखी हुई थी। ठीक है, और केले को पाने के लिए चिंपैंजी ने पहले हाथ से पाने का प्रयास किया, लेकिन हाथ नहीं पहुंच पाया। तो उसने क्या किया, एक तरीके से छड़ी का एक तरीके से प्रयोग किया, तो छड़ी भी नहीं पहुंच पाई, पहली छड़ी। फिर इसने क्या किया, दूसरे छड़ी को जोड़ा, फिर तीसरे छड़ी को जोड़ा, फिर छड़ी को इसने क्या किया, एक तरीके से जोड़ लिया और जोड़ने के बाद उस केले को अपने पास कर लिया और केला को पा गया। तो यानी कि इसे कह सकते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। यानी कि उसने क्या किया, उस परिस्थिति में अपने सूझबूझ का एक तरीके से प्रयोग किया, अपने मानसिक प्रयोग करके उसने क्या किया, केले को प्राप्त किया। तो ये था एक तरीके से कह सकते हैं कि कोहलर साहब का सिद्धांत यही था, सूझबूझ के सिद्धांत। तो ये पहली बात है आपने देखा कि कोहलर साहब कौन थे, एक गेस्टाल्ट वाले मनोवैज्ञानिक थे। इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि कार्य करने को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रेरणा है, संवेदना है, दूसरा ऑप्शन है सीखना है और चौथा ऑप्शन क्या कहता है, प्रत्यक्षीकरण। देखिए कार्य को आरंभ करने मतलब किसी कार्य को आरंभ करने और उसे जारी रखने और उसे नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप अगर अपने व्यवहारिक ज्ञान से भी सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो किसी भी कार्य को आप यदि आरंभ करते हैं, उसे जारी रखते हैं और उसे अगर नियमित रहते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई करना आरंभ कर दिया
अब उस पढ़ाई को आप जारी रखे हुए हैं और उसे आप नियमित कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? अब आप समझ गए होंगे उसे क्या कहा जाएगा, कि या उसे कौन सी प्रक्रिया माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन है प्रेरणा माना जाएगा, संवेदना माना जाएगा, सीखना माना जाएगा, या प्रत्यक्षीकरण माना जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है कि कुछ ही लोग इसका आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझने का प्रयास करिए। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए कि अगर किसी कार्य को आप करने का आरंभ, किसी कार्य की आप शुरुआत करते हैं, तो क्या वह संवेदना है? अगर उसे जारी रखते हैं, ठीक है, तो क्या वह संवेदना में आएगा? वह नियमित करते हैं तो क्या वह संवेदना में आएगा? बिल्कुल नहीं, संवेदना से इसका कोई कनेक्शन नहीं। प्रत्यक्षीकरण तो कोई बात से हो ही नहीं सकता है। सीखना थोड़ा सा आपको लग रहा था, लेकिन लर्निंग वो चीज़ें नहीं करती हैं। लेकिन आपका पहला ऑप्शन ज़्यादा सही होना चाहिए। अप्रोप्रिएट क्या है? प्रेरणा। देखिए, प्रेरणा ही क्या करती है आप समझिएगा। मोटिवेशन क्या करता है? आपको किसी कार्य करने की क्या करता है, एक तरीके से आरंभ करने की मोटिवेट करता है, यानी कि आपको प्रेरणा करता है। उसे जारी रखने के लिए भी मोटिवेशन आपकी साथ देता है, और उसे ज़्यादा नियमित, हमेशा नियमित रखने के लिए भी मोटिवेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाती है। मैंने आपको मोटिवेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था कि मोटिवेशन क्या करता है, किसी भी कार्य करने की, शुरुआत करने की हमें मोटिवेशन देता है, मतलब प्रेरणा देती है, और उसे लंबे समय तक जारी रखना और उसे नियमित करते रहना। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका प्रेरणा ही यहाँ पर इंडिकेशन कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है इस प्रश्न को सभी छात्र दे सकते हैं। चलिए इसको आप लोग बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? विस्मृति जो है कम करने का उपाय क्या है? कि सीखने की कमी में, सीखने की त्रुटि जो होती है, त्रुटिपूर्ण विधि, और सी ऑप्शन कहता है कि पाठ की पुनरावृत्ति, और चौथा ऑप्शन कहता है स्मरण करने में कम ध्यान देना। जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि एक तरीके से विस्मृति जो होती है, एक तरीके से पाठ की पुनरावृत्ति कहते हैं। देखिए विस्मृति क्या है, पहले बात तो इस शब्द को समझ लीजिए कि विस्मृति क्या है। देखिए विस्मृति की बात करते हैं, यह एक मानसिक क्रिया होती है। देखिए विस्मृति क्या है? एक मानसिक क्रिया है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है। व्यक्ति क्या करता है? कुछ बातों को भूल जाता है, लेकिन अगर वही बात को बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है, तो उसे याद आ जाती है। ठीक है, तो वो याद आ जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? स्मृति कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा? याद को स्मृति कहते हैं। तो विस्मृति क्या होती है? एक मानसिक क्रिया होती है, और जब हम कुछ बातों को भूल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। लेकिन अगर हम विस्मृति को कम करना है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कम करने के उपाय, अगर हम ना भूलें तो उसके क्या उपाय हैं, यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है, किसी चीज़ को हम ना भूलें तो उसके क्या उपाय हैं। तो उस किसी चीज़ को यदि हम नहीं भूलते हैं तो उसके एक ही उपाय है, उस पाठ को या उस चीज़ को बार बार रिवीजन करिए। उस चीज़ को आप बार बार रिवीजन करिए, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए क्लास कितनी लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग हमें बताइएगा, नहीं तो फिर कल से मैं केवल क्वेश्चन और आंसर बताते चलूँगा, आज डिस्क्राइब नहीं करूँगा। चलिए कुछ चीज़ों को मैं अब डिस्क्राइब नहीं करूँगा, मेन चीज़ों का डिस्क्राइब करूँगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्रोध व भय का प्रकार क्या है? पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा है, दूसरा ऑप्शन है संवेग है, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि परिकल्पना है, और चौथा ऑप्शन क्या है? मूल प्रवृत्ति है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। ठीक है, तो मुझे लगता है सभी छात्र इसके बारे में जानते थे कि भय, क्रोध, ठीक है, मैंने इसके बारे में बताया है। संवेग 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग जल्दी से आप कमेंट करिएगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्रोध, भय और एक तरीके से संवेग के ये प्रकार हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीड़ा भी एक तरीके से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के बाद प्रेम भी है, चारों मैंने बता ही दिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल क्या होती है? पहला ऑप्शन क्या कहता है? सीखना, दूसरा ऑप्शन कहता है अनुकरण, और तीसरा ऑप्शन कहता है एक तरीके कल्पना, चौथा ऑप्शन कहता है चिंतन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी छात्र दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल, बाह्य व्यवहार की नकल का मतलब होता है अनुकरण करना। देखिए अब अनुकरण क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है कि एक तरीके से अगर इसे सरल इंग्लिश शब्द में कहें तो इसे कॉपी कह सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि जो आप करेंगे उसी को देखकर दूसरा वाला व्यक्ति करेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? अनुकरण कहा जाएगा। अब इसको समझिएगा थोड़ा बालक के संदर्भ में।
दरअसल क्या होता है कि बालक जो होते हैं, जो बालक होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन हाँ बालक के अंदर एक शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो है अनुकरण करने की। जैसे कि बड़े क्या करते हैं, अगर उन्हें कभी आपने देखा होगा किसी बच्चे को आपने थप्पड़ दिखाया होगा तो बच्चे ने भी आपको देखकर थप्पड़ दिखाया होगा, पक्का है। अगर आपने उसे मुस्कुराया होगा तो वो भी आपको देखकर मुस्कुराया होगा। तो ये जो मुस्कुरा रहा है, जो आपको देखकर थप्पड़ दिखा रहा है, जो आप क्रिया कर रहे हैं उसी की वो प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाता है अनुकरण कहा जाता है। और इसमें यही प्रश्न पूछा गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि पूर्व ज्ञान, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यदि पहले के ज्ञान और नए अनुभवों को सीखने के प्रकार में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, यदि हमारा पहले का ज्ञान और नए ज्ञान जो हमें मिल रहा है, नया अनुभव जो मिल रहा है, वो यदि हमारे सीखने में सहायता करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे, और प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे, और सीखना कहेंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक प्रशिक्षण कहा जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए सकारात्मक, इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। सकारात्मक प्रशिक्षण क्यों कहा गया ये समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपको एक तरीके से टेबल आता है, ठीक है। मान लीजिए बच्चे के समझिए, बच्चे के संदर्भ में समझिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें बच्चे को ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, मान लीजिए बच्चे जो होते हैं उन्हें हमें पढ़ाना है एक तरीके से मल्टीप्लाई पढ़ाना है, यानी कि उन्हें पढ़ाना है गुणा पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? गुणा पढ़ाना है, ठीक है। उन्हें हमें क्या पढ़ाना है? गुणा पढ़ाना है, यानी गुणा पढ़ाना है, मल्टीप्लाई पढ़ाना। तो बच्चों को पहले से टेबल पता है, उन्हें पूर्व ज्ञान। नया अनुभव क्या कहता है कि अगर आपको गुणा करना है, किसी चीज़ का गुणा या गुणा करना है, तो उस टेबल से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो एक तरीके से उन्होंने जो पहले टेबल सीख रखी थी, अब उन्हें गुणा करने में उन्हें क्या हो रहा है, बिल्कुल आसानी हो रही है, उन्हें सरल लग रहा है गुणा करने में। मल्टीप्लाई करने में उन्हें दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसे क्या कहा जा रहा है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, सकारात्मक प्रशिक्षण कहा जा रहा है। तो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक जगह से सीखी हुई चीज़ें जो हैं दूसरे जगह पर वो हमें काम दे रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कौशल के द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरे परिस्थिति के अनुसार करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार ये होता है नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक में क्या होता है कि जब वो चीज़ें हमने भले ही सीखा है पहले, लेकिन वो हमारे लिए एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट कर रहा है, तो वो नकारात्मक प्रशिक्षण हो गया। सकारात्मक में क्या होगा, वो हमारी सहायता कर रही हैं सीखने में वो चीज़ें, तो उसे क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण कहेंगे। अगर शून्य स्थानांतरण, तीसरा क्या है, शून्य स्थानांतरण। देखिए, सकारात्मक हो गया, नकारात्मक हो गया, शून्य स्थानांतरण हो गया। देखिए, शून्य में क्या होता है, भले ही हमने कोई चीज़ें सीखा है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को दूसरे संदर्भ में सीख रहे हैं तो हमारी कहीं पर कोई सहायता नहीं कर रहा है, न तो नकारात्मक न सकारात्मक, तो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य स्थानांतरण प्रशिक्षण कहेंगे, या शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, या शून्य स्थानांतरण कहेंगे। तो सीखने के देखा जाए तो सीखने के स्थानांतरण में 3 प्रकार होते हैं। पहला है नकारात्मक, दूसरा है सकारात्मक, तीसरा है शून्य स्थानांतरण। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अभी ही इसकी चर्चा हमने की थी। सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहेंगे? अभी इसके बारे में हमने चर्चाएं की थी, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। कल्पना कहेंगे, स्मृति कहेंगे, विस्मृति कहेंगे, और ध्यान कहेंगे। अभी ही मैंने आपको इसका आंसर बताया था, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति कहेंगे। क्या कहेंगे? इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति कहेंगे। अभी हमने इसको बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है कि टर्मन कहते हैं कि जो एक तरीके से जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 100 तक है, उस बालक को क्या माना जाता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या मानी जाती है, तो उसे क्या माना जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, मंद बुद्धि वाले, समान बुद्धि वाले, या श्रेष्ठ बुद्धि वाले, या क्षीण बुद्धि वाले। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में हमने चर्चाएं भी की थी काफ़ी अच्छी से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान बुद्धि वाले। तो समान बुद्धि वाले बालक को क्या कहा जाता है, समान बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 100 होती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा कि 90 से 100
बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या कहा जाएगा, समान बुद्धि वाले बालक कहा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, अगला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। इसके बारे में भी हमने चर्चाएं की हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि कमेनियंस, दूसरा है हॉल और तीसरा है हॉलिंग वर्थ, चौथा ऑप्शन है फ्रायड साहब। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रायड साहब ने दिया है। देखिए इन्होंने फ्रायड साहब की बात करते हैं तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक हॉल की बात करते हैं तो हॉल ने किशोरों के मनोविज्ञान के सिद्धांत को, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हॉल हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो एक तरीके से 1 मिनट, सॉरी, सही है 1 मिनट भाई, 1 मिनट, गलती हो गई। चलिए इसका आंसर मैं आपको अप्रोप्रिएट बता रहा हूँ, सिगमंड फ्रायड साहब, सॉरी इसको मैं भूल गया था। तो सिगमंड फ्रायड एक तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का किसने महत्व दिया था, तो सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया था। देखिए सिगमंड फ्रायड साहब की बात करते हैं तो इन्होंने व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड साहब की मनोलैंगिक की 5 एक तरीके से अवस्थाएं हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। थोड़ा से समझना क्या है, बस देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस एक एक पॉइंट आप देखिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाए। देखिए पहली अवस्था कौन सी है, मुखावस्था। पहली अवस्था कौन सी है, मुखावस्था इन्होंने बताया। और मुखावस्था जो होती है 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को माना जाता है मुखावस्था। फिर दूसरी अवस्था इन्होंने बताया कि एक तरीके से गुदा अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, गुदा अवस्था। और गुदा अवस्था जो होती है वो 2 से लेकर 3 वर्ष की मानी जाती है। कितने, 2 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को क्या माना जाता है, गुदावस्था। फिर उसके बाद तीसरी बात करते हैं तो शैशवावस्था इन्होंने बताया है। कौन सी अवस्था बताई है, शैशवावस्था बताई है। शैशवावस्था का इन्होंने जो काल बताया है वो 3 से लेकर 7 वर्ष। देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा, 3 से लेकर 7 वर्ष। फिर उसने इन्होंने चौथी अवस्था क्या बताई है, तो चौथी अवस्था इन्होंने बताई है एक तरीके से चौथी अवस्था इन्होंने बताई है कि सुसुप्ता अवस्था। कौन सी अवस्था बताई है, सुसुप्ता अवस्था की बात करते हैं तो सुसुप्ता अवस्था जो है 7 से लेकर 11 वर्ष मानी जाती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था को सुसुप्ता अवस्था इन्होंने बताई है। और चौथी अवस्था, 5वीं अवस्था की बात करते हैं तो जननांगी अवस्था इन्होंने बताई है। और जननांगी अवस्था जो है 11 वर्ष से लेकर किशोरा या प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था को क्या बताया इन्होंने, जननांगी अवस्था बताई है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मनोलैंगिक से संबंधित देखा जाए कि विकास को मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में देखा जाए तो इन्होंने सिगमंड फ्रायड साहब ने क्या किया है, 5 अवस्थाएं बताई हैं। एक मुखावस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष, अगर पेन कॉपी है तो लिख लीजिएगा कि 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को मुखावस्था बताया गया है। गुदावस्था इन्होंने क्या बताया है कि 2 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को इन्होंने कहा है कि 2 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को क्या कहा है, गुदावस्था कहा है। फिर उसके बाद इन्होंने शैशवावस्था को बताया है 3 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था को। और चौथी अवस्था इन्होंने बताई है कि सुसुप्तावस्था 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था को। और 5वीं अवस्था इन्होंने बताई है जननांगी अवस्था 11 से लेकर किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था को इन्होंने बताया है एक तरीके से। ठीक है, जननांगी अवस्था बताया है। तो 5 अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बता दिया है। आई होप कि अब आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए यदि आप सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया तो मैं कहता हूं कि 8 दिन में पूरी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। ठीक है, मैं आपको बेहतर से बेहतर क्लास दे दूंगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप मैराथन वगैरह करने के लिए तैयार हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आप क्या किया करें, कमेंट बॉक्स में बाद में बताया करें। कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास बेहतर लगती है तो हमें पर्सनली मैसेज कर देते हैं, भैया ये कौन सी बात है। अगर हमें आप व्यक्तिगत मैसेज करेंगे तो उसे केवल मैं देखूंगा। ठीक है, बाकी लोग प्रोत्साहित नहीं होते हैं। तो आप एक क्या काम किया करें, कम से कम कमेंट में जाकर आप उसको खुद कमेंट किया करें। और अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो तभी कमेंट किया करें। अगर बुरी लग रही है तो उसके लिए अगर आपको कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे दिया करें। ऐसी कोई बातें नहीं कि मैं आपके सुझाव को नहीं मानूंगा। ठीक है, आप सुझाव दीजिए, आपके सुझाव को बेसब्री से हमें इंतज़ार रहता है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया है, तो डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्राइड साहब ने, और पॉलो साहब ने, और वाटसन साहब ने। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ, मुझे लगता है कुछ ही छात्र इसके बारे में जानते होंगे। तो पहला ऑप्शन इज राइट दोस्तों। तो वुंट ने क्या किया है कि मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया है। ठीक है, इन्होंने जो एक तरीके से इनके बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। तो कहाँ पर स्थापित किया था, तो जर्मनी में किया था। कहाँ पर किया था इन्होंने, जर्मनी में इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और कब की थी इन्होंने, 1879 में की थी। ठीक है, अगर आपको डेट याद रखना है तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया था, तो डब्ल्यू वुंट साहब ने किया था। और कहाँ पर इन्होंने किया था, जर्मनी में किया था। कब किया था, 1879 में किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर से आ गया है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, फ्रांज ब्रेटानो ने, मैक्स वर्दाइमर ने, और एडलर रूबिन ने, और कर्ट लेविन ने। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आपके समक्ष उपस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। यानी कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, तो मैक्स वर्दाइमर ने की थी। और कहाँ पर इन्होंने की थी, तो जर्मनी में की थी। कहाँ पर की थी, इस आधारशिला की नींव कहाँ पर रखी थी, जर्मनी में की थी। और कब इन्होंने रखी थी, 1912 में। कब इन्होंने रखी थी, 1912 में रखी थी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इस सिद्धांत के अन्य मनोवैज्ञानिक में देखा जाए, तो अगर गेस्टाल्ट वाले में देखा जाए तो अन्य मनोवैज्ञानिक कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसमें देखा जाए कर्ट कॉफ साहब भी आ जाते हैं, कर्ट कोफा साहब भी आ जाते हैं। और अभी इसके पहले हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो कोहलर को भी हमने आपको बताया था कि वे भी एक तरीके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के एक तरीके से आधारशिला में, या वे भी इसी मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है मेरे साथियों कि संघनन सिद्धांत संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है अधिगम, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है स्मृति, चौथा ऑप्शन है सृजनात्मकता। जल्दी से, मुझे लगता है आप सभी लोगों को अभिप्रेरणा का मतलब भी पता होगा, सृजनात्मकता का मतलब भी पता होगा, स्मृति का मतलब भी पता होगा, और एक तरीके से अधिगम का मतलब भी पता होगा। अगर पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके आंसर की बात करते हैं, तो इसके आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। देखिए स्मृति की बात करते हैं तो संघनन सिद्धांत जो किससे संबंधित है, स्मृति से संबंधित। देखिए संघनन सिद्धांत है क्या, तो संघनन सिद्धांत क्या है, एक तरीके से यह एक मानसिक क्रिया है। ध्यान रखिएगा, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। और जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा धारण की गई विषय वस्तु को पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। देखिए संघनन सिद्धांत का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, एक तरीके से याद करना, फिर उसको पुनः स्मरण में दोबारा याद करना, फिर उसे अपने चेतना में लाना और उसे फिर उपयोग करना ही क्या होता है, संघनन का सिद्धांत होता है। तो संघनन के सिद्धांत में क्या होता है कि संघनन का सिद्धांत क्या है, एक तरीके से यह एक स्मृति से संबंधित है। और यानी कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है किसी भी चीज़ को व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज़ का मतलब किसी विषय वस्तु को क्या करता है, व्यक्ति धारण करता है और फिर उसे याद करने का प्रयास करता है, फिर उसे क्या करता है, अपनी चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। तो इसी को कहा जाता है संघनन का सिद्धांत कहा जाता है। शायद अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आज ही इसके बारे में हमने चर्चाएं भी की थी कुछ लोगों के साथ। तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है, व्यवहारविदों का, और संरचनाविदों का, और मनोविश्लेषकों विधि का, और गेस्टाल्ट वादियों का विधि का। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, तो फिर मैं एनवायरनमेंट की आज क्लास नहीं ले पाऊँगा क्योंकि लंबी क्लास हो जा रही है, कुछ लोग भागने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6-7 प्रश्न और है, 30 तक ही करवाएंगे। बाकी आप लोग बताइएगा आगे चलकर अगर अच्छी क्लास लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फिर मैं इसका डिस्क्राइब भी करते चलूँगा इसको। अगर आपको क्लास में लग रहा है कि केवल आंसर बताते चलिए, तो मैं केवल आंसर बताते चलूँगा। चलिए
कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बाद में जब क्लास ख़त्म होगी तब, ताकि मैं आपकी कमेंट को देख सकूं, ठीक है। अभी इस समय मैं क्लास ले रहा हूं, तो फिर इस समय क्या होता है कि फिर कमेंट वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए, रुचि के लिए, बुद्धि के लिए, अभिक्षमता के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो अगर देखा जाए तो भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है, एक तरीके से भाटिया बैटरी का प्रयोग हम करते हैं बुद्धि के लिए। किसके लिए करते हैं? बुद्धि मापन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, दरअसल क्या हुआ था, 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया साहब ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण तैयार किया, और इसमें इन्होंने एक तरीके से 5 प्रमुख बौद्धिक उप परीक्षण किया, और यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इसे एक नाम दे दिया गया था। जो इन्होंने 5 प्रमुख बौद्धिक परीक्षण किया था, उप परीक्षण, सब टेस्ट किया था, उसी का नाम इन्होंने दिया एक तरीके से भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इंटेलिजेंस नाम दिया, ठीक है। तो इसका बस इतना सिंपल से याद रखिएगा। बस नेक्स्ट बात करते हैं, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कभी आ जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल, हमारा जो दिमाग होता है बिल्कुल चक्कर खा जाता है। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बगल जाकर अंग्रेजी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो क्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? पहला ऑप्शन है हल और थॉर्नडाइक, दूसरा, तीसरा स्कीनर, और चौथा ऑप्शन है वाटसन साहब। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीनर साहब ने, ठीक है। तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो अभिक्रमयोजित अधिगम का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। बस इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा कि क्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्कीनर महोदय ने दिया था। कुछ लोगों को आज पहली बार यह जानकारी मिल रही होगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस 5 प्रश्न और है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यवहारिक क्षमताओं से सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अधिगम, दूसरा ऑप्शन है एक तरीके से अभिप्रेरणा, तीसरा ऑप्शन है अभिवृत्ति, चौथा ऑप्शन है अभिक्षमता। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसे क्या कहा जाएगा? अधिगम कहा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एक तरीके से है कि व्यवहारिक क्षमताओं में क्या होता है? सापेक्ष स्थायी जो एक तरीके से परिवर्तन होता है, जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम निकल कर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संज्ञान की बात करते हैं। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत का, और समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड का सिद्धांत का, और फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी छात्र दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत की बात करते हैं तो यह इसका हिस्सा है, जिसमें क्या होता है कि बालक को समस्या समाधान करने में राहत मिलती है। इससे क्या होता है कि बालक को समस्या समाधान करने में राहत मिलती है, ठीक है, संज्ञान सिद्धांत में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि किसका हिस्सा है? फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न को तो मुझे लगता है कुछ ही छात्र, सारे छात्र कर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए था? पेन कॉपी होना चाहिए था, ठीक है। देखिए इसकी बात करते हैं कि 8 वर्ष के सुधीर जो है उसकी मानसिक आयु जो है 10 वर्ष है, और उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगी? तो IQ का एक तरीके से फॉर्मूला क्या है? MA/CA है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 8/10 हो जाएगा, ठीक है। 10/8 हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा, और गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग में देखा जाए तो एक तरीके से इसको 100 का 1000 से गुणा कर देंगे, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 1000/8 कर देंगे तो लगभग में देखा जाए तो 125 आएगा। तो 125 में अगर ऑप्शन में है तो इसका आंसर कर दीजिए। तो 125 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव और संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, ताकि क्लास को समाप्त किया जाए। तो जेम्स लैंग सिद्धांत की बात करते हैं, और हाइपोथैमिक सिद्धांत, और सक्रिय सिद्धांत, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 28 का ए आंसर सही है। चलिए अब मैं डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइएगा 29 का।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 29 का सी ऑप्शन इज राइट दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है, चिंता कहा जाता है। चलिए अगले और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे लगता है सभी छात्र बता दे सकते हैं। तो भाषा विकास, सामाजिक विकास और नैतिक और शारीरिक, अभी इसके बारे में हमने चर्चाएं भी की थी। तो नैतिक विकास के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि कोलबर्ग के सिद्धांत में देखा जाए तो नैतिक सिद्धांत को इन्होंने बताया है। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये रहे आपके 30 प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा लंबा समय मैंने ले लिया, दरअसल मैंने इसको डिस्क्राइब जो किया इसके वजह से समय हो गया। ठीक है, आप लोग कहिएगा तो मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, अगर आप लोग कहेंगे, या तो मैं क्वेश्चन को कम कर देता हूँ। क्वेश्चन की संख्या मैं कर देता हूँ 10 और 10 की कर देता हूँ। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन की कर देता हूँ, ताकि डिस्क्राइब करने में भी आपको मुझे दिक्कत ना हो, और आपको ज़्यादा लंबी क्लास लेने में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आपको क्लास बेहतर लग रही है तो वैसे समय कम है, इसलिए 30-30 क्वेश्चन करेंगे, 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे, तब कहीं पर जल्दी से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।